Hello guys, welcome again to this discussion on geography class 10th and हम बात करें दिस इज चैप्टर नंबर 4 पार्ट 3 एंड दिस इज द लास्ट पार्ट। बहुत पार्ट बन चुके हैं। तो पहला पार्ट हम बात करें, जानबूझ के मैंने छोटा बनाया था ताकि उसमें हम एक अलग टॉपिक बता सकें जिसमें कि कितने तरीके से हम कल्टीवेशन कर सकते हैं वो हो। सेकंड में हमने बताया कितने तरह के क्रॉपिंग पैटर्न होते हैं, कितने फूड क्रॉप्स क्या होते हैं, कैश क्रॉप्स क्या होते हैं, तो वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई सेकंड पार्ट में। हम बात करें थर्ड पार्ट में तो इसमें डिस्कस होगा क्या, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, कि कैसे कैसे रिफॉर्म्स आए किसमें, एग्रीकल्चर में। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स बेसिकली हम बात करें टेक्निक्स में क्या चेंज आए, जैसे कि हम बात करें H5V सीड का हम बात करें आया ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें हुई जो टेक्नोलॉजी में चेंज आया। पहले प्रिमिटिव टूल्स यूज़ करते थे, फिर हम बात करें ट्रैक्टर आए, हार्वेस्टर्स आए, बहुत सारी चीज़ें। और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स में हम बात करें जमींदारी सिस्टम हट गया, जो बीच में मीडिएटर होते थे उनका रोल खत्म हो गया। फॉर एग्जांपल पहले हम बात करेंगे थोड़ी सी हिस्ट्री, ये चैप्टर शुरू करने से पहले तो हम बात करें, पहले मान लो ये क्या है, ओनर है लैंड का। सो दिस इज द ही इज द ओनर, बेसिकली ही और शी विल बी द ओनर। बट ये क्या करते थे, एक इंसान को देते थे, बीच में रखते थे कि भाई तू मेरा लैंड की देख रेख कर। फिर ये क्या करता था, एक और को बोलता था, ठीक है। फिर ये क्या करता था, एक फार्मर को लैंड देता था कि भाई आप खेती करो और मुझे पैसे दे देना, ठीक है। तो फार्मर इसे पैसे देगा, ये उसमें से कुछ सेव करेगा। मान लो इसने 100 रुपये दिए तो इसने 10 रुपये सेव किए, आगे 90 दिए, फिर इसने 10 रुपये सेव किए, आगे 80 दिए, ठीक है। तो अब बेसिकली देखा जाए 10 रुपये तो फ्री के गए। अगर फार्मर और ओनर दोनों आपस में कांटेक्ट में आ जाएं तो फार्मर को 20 रुपये एक्स्ट्रा बचेंगे, बिकॉज लैंड के तो सिर्फ 80 रुपये हैं, ठीक है। सो इस तरीके के चेंज आए जिसकी वजह से फार्मर को थोड़ा सा फायदा होने लग गया, पहले जो कि बिल्कुल नहीं होता था, ठीक है। तो वो हम बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ, सही हुआ ये हम बात करें तो ये होता था, हम बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम पे हिस्ट्री में, ठीक है। बट नाउ ऐसा नहीं है। तो कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग, कोऑपरेशन एंड एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। बेसिकली हुआ क्या, जमींदारी सिस्टम हमने हटा दिया, हमने क्या किया, कलेक्टिवाइजेशन किया सारे लैंड का। तो इन सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ कि जो चेंज आया, हम बात करें कि इसमें एग्रीकल्चर में थोड़ा सा और हम बात करें फ़ायदा होने लगा फार्मर्स को, जो पहले नहीं हुआ करता था। एंड लैंड रिफॉर्म्स वॉज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो हम सबको पता है कि 5 ईयर प्लान बनाए जाते हैं, ठीक है। हर गवर्नमेंट आती है अपना पंचवर्षीय योजना के साथ आती है, तो 5 ईयर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का हम बात करें मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स। सेकेंडली द ग्रीन रेवोल्यूशन एंड द वाइट रेवोल्यूशन आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन बेसिकली, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, हम बात करें व्हीट और राइस, मेजरली इन दोनों की क्या हुई थी, प्रोडक्शन को बढ़ाया गया था और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दी गई थी इनकी। और कुछ ही ऐसी स्टेट्स थी जहाँ पे ऐसा हो पाया था ड्यू टू सम इश्यूज। हम बात करें हरियाणा, हम बात करें पंजाब और हम बात करें वेस्टर्न यूपी, तो इन जगहों पे अच्छी तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन यूज़ हुआ था जिसकी वजह से फार्मर्स की इनकम बढ़ी थी। एंड हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन क्या था, इसमें हम बात करें मिल्क की प्रोडक्शन ज़्यादा हुई थी। कैसे, हमने क्या किया था, अपनी हम बात करें अपने डोमेस्टिक काउस को हमने क्या किया था, यूरोपियन काउस से जो कि ज़्यादा दूध देती थी उनको ब्रीड करवाया था। एंड देन हमने अच्छी वैरायटी की काउस आई थी जिसकी वजह से जो मिल्क की प्रोडक्शन थी वो बढ़ी थी। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल अबाउट, हम बात करें एग्रीकल्चर रिलेशन, एंड हम बात करें वाइट रेवोल्यूशन कैटल के हिसाब से था कि भाई हमने मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाई थी। तो ये क्या हो गया, हम बात करें टेक्नोलॉजिकल, हम बात करें या हम बात करें थोड़ी सी हमने इसमें बुद्धि लगाई। किसान क्रेडिट कार्ड KCC, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम PAIS आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो हमने कुछ स्कीम्स लॉन्च की, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है ना, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, कुछ स्कीम्स थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लाया। कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। हम सबको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी जो हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है, किसी भी चीज़ की बात, एम्प्लॉयमेंट में भी डिपेंडेंट है। हम बात करें खाना पीना उनका उसी से चलता है, पूरा घर उनसे उससे चलता है। सो है अभी भी डिपेंडेंट। इकॉनमी भी हम बात करें डिपेंडेंट है, क्योंकि एग्रीकल्चर से आता है हमारे पास रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो इंडस्ट्रीज कैसे चलेंगी, बहुत सारी चीज़ें हैं। So agriculture has been the backbone of the Indian economy, though its shares in the GDP has registered declining trend from 1951 onwards. तो हम बात करें पहले इकॉनमी में जो कंट्रीब्यूशन हुआ करता था एग्रीकल्चर का वो नहीं है, अब वो थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन
जो हम बात करें इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस अभी भी उतनी ही है। तभी हम बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी को एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। तो हम इंडियन इकोनॉमी को बोलते हैं एग्रेरियन, बिकॉज ये एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है। इसलिए हमारा जो, हम जब जीडीपी भी कैलकुलेट करते हैं, हम कुछ भी कैलकुलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अप्रैल मान लो अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक, या हम बात करें अब क्या होगा, अप्रैल 2020 से 2021 तक, मार्च 2021 तक। अब क्या होगा, अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक, ये अभी वाला है जो अभी रिसेंट होगा, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, जो हम नापते भी हैं अगर कोई चीज़, तो हम इसी हिसाब से नापते हैं, क्योंकि ये क्या है, हमारा एग्रीकल्चरल सीजन है, साइकिल हमारी कंप्लीट होती है मार्च में। GOI made concerted effort to modernize agriculture, establishment of Indian Council of आयकर बेसिकली। सो इन्होंने, हम बहुत सारे, हमने बात की, हमने एफर्ट्स लगाए किसके लिए, ताकि जो आयकर है, हम बात करें आयकर मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, कि हम रिसर्च कर पाएँ कि किस तरीके से प्रोडक्शन बढ़ेगी, या हम बात करें एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हमने सेटअप की। तो इन सबको हमने ज़्यादा प्रायोरिटी दी ताकि जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है। फूड सिक्योरिटी, तो व्हाट इज़ फूड सिक्योरिटी? फूड सिक्योरिटी मतलब क्या, हम ताला लगा के रखेंगे फूड को सिक्योर करके, बिल्कुल मतलब एक चौकीदार बिठा देंगे क्या, ऐसा फूड सिक्योरिटी मतलब है? नहीं। फूड सिक्योरिटी मतलब कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी हो किसकी, फूड की, हर किसी को, मतलब फूड हर किसी तक पहुंचे, ये होता है फूड सिक्योरिटी, कभी भी फूड की कमी ना हो। सो क्या बोला मैंने, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अवेलेबिलिटी, कि अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो और ख़रीदने लायक हो। मान लो कोई चीज़ अवेलेबल ही नहीं है तो कैसे काम चलेगा, खाना अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो क्या होगा। एक्सेसिबिलिटी, चलो अवेलेबल है लेकिन हमारे आसपास नहीं है तब भी कुछ फ़ायदा नहीं है, चलो आसपास है, अवेलेबल है लेकिन हम उसे खरीद नहीं सकते तब भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो 3A, availability, accessibility and affordability is important in case of food security. So in order to ensure availability of food to all section of society, Government of India designed a national food security system. It consists of two components, buffer stock and public distribution system. आपने देखा होगा अपने दोस्तों को स्कूल में, हम बात करें कहीं भी देखा होगा आपने कि एक राशन कार्ड होता है जो उनके पास होता है, वो जाते हैं उनको सस्ते में गेहूँ मिलता है, सस्ते में आलू मिलते हैं, चावल मिलते हैं। तो ये क्या होता है, PDS होता है, वो क्या होता है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर होते हैं जहाँ पे उनको खाना लेने जाना होता है, ठीक है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, फूड खरीदने के लिए, एंड डिस्ट्रीब्यूशन किसके द्वारा किया जाता है, PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ये फार्मर्स से बातचीत करता है और MSP, मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, ठीक है, MSP पे क्या करता है, खरीदता है फार्मर्स के गेहूं को, या हम बात करें चावल को या फसल को, ठीक है। तो MSP पे FCI खरीदता है किससे, फार्मर से, और उसे डिस्ट्रीब्यूट करवाता है बाय PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। FCI प्रिक्योर्स फूड फ्रॉम द फार्मर एट द गवर्नमेंट अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, या मैक्सिमम सेलिंग, सॉरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, सॉरी मिनिमम या मैक्सिमम सेलिंग प्राइस, जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे वो खरीदता है MSP, ठीक है। सो MSP से आपको फार्म्स लॉ के बारे में पता होगा, बहुत सारी झंझट है, वो सारी लोग वो डिस्कस नहीं करना चाहता मैं भी, ठीक है। सो इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन हाँ अभी तक MSP है तो है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, सो क्या इम्पैक्ट पड़ा है किसका, ग्लोबलाइजेशन का, किसके ऊपर, एग्रीकल्चर। ग्लोबलाइजेशन मतलब पता है कि हम इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कर पाते हैं, बेसिकली ये बोल रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन मतलब कि हम बाहर से कुछ मंगा सकते हैं, हम अपना कहीं बाहर भेज सकते हैं। ग्लोबल है मतलब कोई भी चीज़ कहीं भी आ जा सकती है, तो इसको बोलते हैं हम ग्लोबलाइजेशन। हमने बाहर के देशों से अच्छा संपर्क कर रखा है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। अंडर ग्लोबलाइजेशन, पर्टिकुलरली आफ्टर 1990, द फार्मर इन द इंडिया हैव बीन एक्सपोज टू न्यू चैलेंजेस। तो जो फार्मर है उनके सामने बहुत सारे नए चैलेंजेस आए, क्यों, क्योंकि मान लो कोई चीज़ इंडिया में 40 रुपये किलो है, और कोई चीज़ वहीं दूसरी जगहों पे हम बात करें 30 रुपीज़ पर केजी है, तो इससे क्या होगी, दिक्कत होगी, क्योंकि हमारे यहाँ इतने का प्रोड्यूस हो रहा है और बाहर इतने का हो रहा है, तो जो कंपटीशन है वो थोड़ा बढ़ जाता है। तो हमें भी कोशिश करते हैं कि हम 30 पर केजी पे लाएं।
ठीक है, तो वो न्यू चैलेंजेस है। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन एक्सेट्रा, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर नॉट एबल टू compete with developed country because of the highly subsidized agriculture in those countries। आपको पता होना चाहिए यूएसए में गवर्नमेंट पैसा देती है फार्मर को खेती करने के लिए, बट इन इंडिया देयर इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है, सो हम बात करें तो ये थोड़ी सी दिक्कत है इंडियन फार्मर्स के लिए। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन से हम बात करें बहुत चीज़ें अच्छी हुई हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें खराब हुई हैं ऑन द बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन फार्मर। क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट क्या है, हम प्रोड्यूस तो करते हैं, लेकिन मान लो ऑस्ट्रेलिया की हम बात कर लेते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया कॉटन और मिल्क बहुत अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके यहाँ चीप रेट पे वो चीज़ प्रोड्यूस होती है और हमारे यहाँ थोड़े से हायर रेट पे। सो दूसरी कंट्री क्या करेंगी, ऑस्ट्रेलिया से लेंगी, इंडिया से क्यों लेंगी, क्योंकि यहाँ पे महंगा मिल रहा है, तो हम यहाँ कोई भी चीज़ महंगी नहीं लेना पसंद करती, और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है। नेक्स्ट, टुडे Indian agriculture find itself at the crossroad. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers। सेम चीज़ जो मैंने अभी बोली कि इंडियन एग्रीकल्चर अभी हम बात करें दुविधा में है, क्रॉस रोड, मतलब दो रोड पे है, हम बात करें इधर जाए या इधर जाए, ये सक्सेस की तरफ भी जा सकता है, ये फेलियर की तरफ भी जा सकता है। ठीक है, तो इसको एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाने के लिए, प्रॉफिटेबल मतलब फ़ायदेमंद बनाने के लिए, तो पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। किसको, छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास छोटा सा लैंड होता है, उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी ताकि वो अच्छी से खेती करें एंड फ़ायदा हो देश को भी और उनको भी। नेक्स्ट, इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल टू हाई वैल्यू क्रॉप। दिस विल इंक्रीज इनकम एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। सो इंडियन फार्मर जो है उनको अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि हमने देखा था अभी कि हम 54 और 57 शायद इतना परसेंट, सॉरी 67, हम 67% जो एरिया है हम किसको दे देते हैं, क्रॉप, सॉरी फूड क्रॉप्स को। किसको, फूड क्रॉप्स को। तो हम इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं और कमर्शियल क्रॉप की तरफ जा सकते हैं, कैश क्रॉप की तरफ जा सकते हैं, ताकि जो फार्मर है उनको फ़ायदा हो। ठीक है, तो ये हो सकती है एक चीज़ कि हम गेहूं की जगह हम बात करें कॉटन उगाएं, ताकि उससे और ज़्यादा हम बात करें इनकम प्रोड्यूस हो, किसके लिए, फार्मर के लिए। ठीक है, बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब, फ्लावर, वेजिटेबल, बायोडीजल क्रॉप लाइक जेट्रोपा एंड जोजाबा नीड मच लेस इरीगेशन देन राइस एंड शुगर केन। सो राइस और शुगर केन में जितना हमें पानी देना पड़ता है उससे कम पानी देना पड़ता है हमें, मतलब फ्रूट्स में हम बात करें तो दवाइयों वाले पौधों में, मेडिसिनल हर्ब्स हम बात करें तो पौधों मतलब फूल फ्लावर में, वेजिटेबल में, बायोडीजल क्रॉप में, तो इसमें हमें थोड़ा सा कम पानी देना पड़ता है। देन अगर हम बात करें किसकी, राइस और शुगर केन की, तो अगर राइस एंड शुगर केन उगाते हो तो अच्छी क्वालिटी का उगाओ जिससे फ़ायदा हो, अदरवाइज मत उगाओ, क्योंकि वो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देगा आपको। प्रॉफिट कौन देगा, फ्रूट, वेजिटेबल वगैरह, तो ये सारी चीज़ों में प्रॉफिट ज़्यादा है देन rice and sugarcane। So this is from my side and the chapter is finished। So thank you for watching my video, and if you love the video please share it with your friend who all are there in 10th standard and who all are preparing for any government exam, because सब कुछ है इसमें, ऐसा नहीं कुछ छोड़ दिया हो। ठीक है, so thank you and bye bye and be safe, be at home, be vaccinated। ठीक है, so bye।